डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ये जो ब्लड है ये एक कंपोनेंट है किसका? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का। और हार्ट जो है इसको पंप करता है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से ये पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। नाउ इसके अलावा हमने लास्ट के लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो ब्लड है इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा और सेकंड क्या है? ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा है ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है किसका? ब्लड का। ब्लड का क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये जो प्लाज्मा है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है किसका? ब्लड का। और इसमें अगर हम कंपोजिशंस की बात करते हैं तो प्लाज्मा में नियर अबाउट 55% प्लाज्मा प्रेजेंट है किसमें? ब्लड के अंदर। और ब्लड के जो सेकंड कंपोनेंट है वो है ब्लड सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम फॉर्म्ड सेल कहते हैं। और 45% जो ब्लड सेल है इनकी क्या है? कंपोजिशन है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। नाउ इन जो ब्लड सेल्स है इनको हमने फर्दर डिवाइड किया है, इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है डिफरेंट टाइप्स में। जैसे कि जो फर्स्ट है वो है आरबीसीज, सेकंड क्या है? डब्ल्यूबीसीज, और थर्ड वन है ब्लड प्लेटलेट्स। जो आरबीसीज है इसको हम क्या कहते हैं? रिथ्रोसाइट्स, या इसको हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पोसेल। और ये डब्ल्यूबीसीज है, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, या इसके अलावा इसको हम व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स भी कहते हैं, एज पर जो फुल फॉर्म है डब्ल्यूबीसीज की। नाउ नेक्स्ट क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स। और ब्लड प्लेटलेट्स के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में। जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर है, तो उसके लिए ब्लड प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नाउ इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसीज है, जो ल्यूकोसाइट्स है, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है टू कैटेगरीज में। फर्स्ट क्या है? ग्रेन्युलोसाइट, और जो सेकंड है वो है ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट सेल है वो कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल, इसमें इओसिनोफिल और बेसोफिल सेल है। ये तीन सेल्स क्या है? ये ग्रेन्युलोसाइट है, क्योंकि इनके अंदर क्या है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, तो इस बेस पर हम इनको क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट सेल्स। नेक्स्ट क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युल का मतलब क्या होता है कि इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहता है। और तो इस ए ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन से सेल है? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जो ये लिम्फोसाइट है इनको हमने फर्दर और जो है डिफरेंट सेल्स में डिवाइड किया है, जिसमें कौन कौन से? बी सेल्स है, टी सेल्स है, एंड एनके सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल किलर सेल्स। तो लास्ट के लेक्चर में हमने कंप्लीट स्टडी की थी किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है किसका? ब्लड का। और इस प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट जो है सबस्टांसेस प्रेजेंट है, जिसमें ऑर्गेनिक सबस्टांसेस भी है, इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस प्रेजेंट है। इसके अलावा ब्लड जो प्लाज्मा है इसमें जो है इंपॉर्टेंट और जो रेस्पिरेटरी गैसेस है वो भी प्रेजेंट है किसके फॉर्म में? ऑक्सीजन की फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। इसके अलावा नाइट्रोजन जो गैस है वो भी प्रेजेंट होता है ब्लड में, और इस ब्लड प्लाज्मा में। तो ब्लड प्लाज्मा के अलावा वाटर भी इसमें प्रेजेंट है, जो लास्ट के लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरबीसीज के बारे में। तो ये आरबीसीज क्या है? आरबीसीज की फुल फॉर्म क्या है? आरबीसी को हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पोसेल्स, या इसको हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स। तो इस ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है इसका कितना परसेंटेज में है? 55%, और ब्लड सेल इसमें 45% है। तो इस जो आरबीसीज है, जो रिथ्रोसाइट्स है, देखिए जो ये आरबीसीज है इसको हम क्या कहते हैं? रिथ्रोसाइट भी कहते हैं इसको, और इसको हम और क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसेल्स। नाउ आज के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करते हैं किसके बारे में? आरबीसीज के बारे में। नाउ
फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो ये आरबीसीज है ये क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। क्या है ये फ्री सेल, फ्री न्यूक्लियस सेल है। क्या है ये फ्री न्यूक्लियस सेल है, क्योंकि आरबीसीज के सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। और इस आरबीसी को हम क्या कहते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, या इसको हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियस सेल। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ना ही इसके अंदर प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए या आरएनए, वो भी प्रेजेंट नहीं होगा। और रिथ्रोसाइट क्यों कहते हैं इसको, कि रिथ्रोज का मतलब क्या होता है, रेड। रिथ्रोज का मतलब क्या होता है, रेड। इसीलिए इस बेस पर इसी को हम क्या कहते हैं, रिथ्रोसाइट, क्योंकि ये जो आरबीसीज है इसका कलर क्या है, रेड है। कैसे रेड है इसको भी हम फर्दर यहां स्टडी करेंगे। नाउ अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, किसकी, नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, या कि इसमें नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं कि आरबीसीज कितना प्रेजेंट है किसमें, ब्लड में। अगर हम आरबीसीज की बात करते हैं तो जो एडल्ट मेल है, तो एडल्ट मेल के अंदर जो आरबीसीज प्रेजेंट है वो है 5.4 मिलियंस पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। जो इसमें जो माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 5.4 मिलियंस प्रेजेंट है, क्या, आरबीसीज किसमें, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। और एडल्ट फीमेल में 4.8 मिलियंस पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट है। कौन सा, ये आरबीसीज। अगर हम आरबीसीज की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये ओवल शेप है, राउंड शेप है। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ये फ्री न्यूक्लियस है, ये क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें जो आरबीसीज का सेल है इसके बाहर से जो एक कवरिंग है इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस कवरिंग के अंदर क्या है, एक इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है, मैट्रिक्स जो प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल, या इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल। क्योंकि साइटोसोल इसलिए इसको हम कहते हैं कि इस सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो, क्या है, अगर साइटोप्लाज्म में से हम न्यूक्लियस को रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट यहां पर जो रहता है इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। साइटोसोल इसलिए कहते हैं कि इस साइटोसोल में, इस मैट्रिक्स में, इस जो यहां पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, आरबीसीज का। और आरबीसीज के कवरिंग इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोसोल है। और इस साइटोसोल के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अगर हम हीमोग्लोबिन के बारे में यहां स्टडी करेंगे तो हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक आयरन रिच प्रोटीन है। क्या है, ये आयरन रिच प्रोटीन है जो कहां पर प्रेजेंट है, साइटोसोल ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज का जो साइटोसोल है उसमें क्या है, ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ये एक आयरन रिच प्रोटीन है। क्या है, आयरन रिच प्रोटीन है। तो इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से, इस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से जो आरबीसीज का जो कलर है वो रेड है। आरबीसीज का कलर क्या है, रेड है। किसकी प्रेजेंस से, इसमें रेड कलर पिगमेंट की प्रेजेंस से, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन रिच प्रोटीन है। देखिए हीम का मतलब क्या होता है, आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या है, प्रोटीन। तो ये आयरन रिच प्रोटीन है जो कहां पर प्रेजेंट है, साइटोसोल ऑफ द आरबीसीज। और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये रेड कलर प्रोवाइड करता है किसको, आरबीसीज को। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन के साथ यहां पर जो रेस्पिरेटरी गैसेस है वो इनके साथ बाइंड होता है। क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस इनके साथ बाइंड हो जाते हैं। तो बाइंड होने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट करता है।
क्या है, हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट रोल किस में है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को। नाउ ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर क्या है, साइटोसोल प्रेजेंट है। नाउ अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हेल्दी जो इंडिविजुअल है, क्या है, जो हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसके अंदर क्या है, 12 to 16 grams of hemoglobin is present in every 100 ml of blood में। अगर हम 100 ml ऑफ ब्लड लेंगे तो इस 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 grams ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है किसमें, हेल्दी इंडिविजुअल में। नाउ तो आरबीसीज, अगर हम आरबीसी की बात करेंगे तो एवरी आरबीसीज कंटेन 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। एवरी आरबीसीज कंटेन्स 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। नाउ नेक्स्ट क्या है, अगर हम आरबीसीज के लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो आरबीसीज का लाइफ स्पेन जो है वो 100 to 120 डेज है। कितना है, वो 100 to 120 डेज है, क्योंकि इस 120 डेज में इसका जो है एवरेज लाइफ स्पेन रहता है और ये बाद में जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या है, बाद में क्या है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखिए जो मैच्योर आरबीसीज है, क्या है, जो मैच्योर आरबीसीज है इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है और न्यूक्लियस के अलावा जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो सेल ऑर्गेनल है वो सारे के सारे इसमें एब्सेंट है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, इसके अलावा बहुत सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो मैच्योर आरबीसीज के अंदर क्या है, वो एब्सेंट है। नाउ सेकंड क्या है, सेकंड जो यहां पर हम जो नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे है कि जो शेप है किसका, आरबीसीज का जो शेप है वो बाइकनकेव है। आरबीसीज का शेप क्या है, बाइकनकेव है, क्योंकि इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है ये थिन है और जो इसके जो बाहर वाले जो आउटर जो पोर्शंस है, साइड वाले जो पोर्शन है ये थिक है, इसलिए इसकी जो शेप है वो कैसी है, बाइकनकेव। क्यों है बाइकनकेव, इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आरबीसीज की शेप बाइकनकेव है, क्यों इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, या इसके अलावा क्यों इसके अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आरबीसीज को चाहिए इसमें जो है एक बहुत बड़ा लार्ज स्पेस चाहिए, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में। देखिए हम यहां स्टडी करेंगे कि जो बाइकनकेव शेप है किसका, आरबीसीज के, इसके एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि फर्स्ट क्या है, डिफ्यूजन के प्रोसेस में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है इसमें इक्वल और क्विक या रैपिड डिफ्यूजन होती है किसकी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में या अदर सब्सटेंसेस में। समझ आ रही है आपको बात। बाइकनकेव शेप होने की वजह से क्या है कि यहां पर डिफ्यूजन जो है बहुत आसानी से होती है, बहुत तेजी से होती है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने के साथ साथ जितने भी एसेंशियल या बाकी जो सब्सटेंसेस है वो भी यहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नाउ सेकंड क्या है, इसमें जो लार्ज सरफेस एरिया है, क्या है, बाइकनकेव शेप होने की वजह से क्या है कि इस आरबीसीज के अंदर का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है। लार्ज सरफेस एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ अदर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्या है कि जो बाइकनकेव जो शेप है किसका, आरबीसीज का, इस बाइकनकेव शेप होने की वजह से क्या है कि जो इसकी एफिशिएंसी है, क्या है, जो एफिशिएंसी रहती है किसके लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए या जो रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए जो एफिशिएंसी रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, क्या है,
बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि बाइकनकेव स्ट्रक्चर या बाइकनकेव शेप के होने की वजह से जो एफिशिएंसी है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या रेस्पिरेटरी जो गैसेस या इसके अलावा बहुत सारे जो सबस्टांसेस है उनके लिए जो एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा यानी बहुत इंक्रीज हो जाती है। कहां से, आरबीसीज मेम्ब्रेन से। जो आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है यहां से क्या है कि जो एफिशिएंसी है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस या अदर जो भी सबस्टांसेस है उनके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, जो आरबीसीज है, आरबीसीज का लाइफ स्पेन मैंने आपको बताया कि 100 to 120 डेज है। तो उसके बाद क्या है कि जो आरबीसीज है ये रैप्चर्ड हो जाते हैं। क्या है, आरबीसी रैप्चर्ड हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ये इनका जो है ये जो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। जब आरबीसी रैप्चर्ड हो जाता है तो ये रिमूव हो जाता है बाद में, कहां से, सर्कुलेशन से। इट रिमूव थ्रू सर्कुलेशन और डिस्ट्रॉयड हो जाता है कहां से, फैगोसाइटिक माइक्रोफेजेस से। जो इनके लिए जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस है, तो मैक्रोफेजेस का इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसके लिए, इन रैप्चर्ड आरबीसीज को क्या करना, डिस्ट्रॉयड करना, रिमूव करना, खत्म करना। क्योंकि जब आरबीसीज रैप्चर्ड हो जाते हैं फिर ब्लड की सर्कुलेशन से रिमूव और उसके बाद ये जो क्या है ये डिस्ट्रॉयड होते हैं किससे, फैगोसिटिक माइक्रोफेजेस। इनके लिए जो फिक्स्ड जो है किसका, फैगोसिटिक माइक्रोफेजेस से। किस में, और ये कहां पर होता है, इनकी जो है डिस्ट्रक्शंस कहां होती है, वो स्प्लीन में, लिवर में, कहां पर, स्प्लीन और लिवर में, कहां पर, इसको स्प्लीन और लिवर में जो है इनकी डिस्ट्रक्शन होती है किसकी, इन आरबीसीज की। और इस स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, इन स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। और लीवर के अंदर भी इनकी डिस्ट्रक्शंस है। और इसके अलावा जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स है किसके, आरबीसीज के जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स है क्या है, जिसमें हीमोग्लोबिन है, हीम से जो है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, ये अलग अलग हो जाते हैं। क्या है, ये अलग अलग हो जाते हैं। और जो इन प्रोडक्ट्स की जब ब्रेकडाउन होती है फिर बाद में क्या है, फिर जो है ये रिसाइकल हो जाते हैं और ये बॉडी के लिए फिर से यूज हो जाते हैं। और इस ब्रेकडाउन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीमोलिसिस, या इसको हम क्या कहते हैं, हीमेटोलिसिस। ब्लड की जो ब्रेकडाउन हो जाता है, आरबीसी जब ब्रेक हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीमोलिसिस, या इसको हम क्या कहते हैं, हीमेटोलिसिस। तो फंक्शन क्या है, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं आरबीसीज का इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है वो क्या करता है, ये कैरी करता है कि इनको रेस्पिरेटरी गैसेस को ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से, किसमें, ऑल सेल्स एंड टिश्यूज में। जितने भी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, तो ये ऑक्सीजन लंग से, ये जो ब्लड है या जो हीमोग्लोबिन है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कहां से, फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा ये जो आरबीसीज है इसके और फंक्शन क्या है कि ये एलिमिनेट करता है, क्या करता है, एलिमिनेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कहां से, सेल, टिश्यू, ऑर्गन से टुवर्ड द लंग्स। तो याद रखें कि आरबीसीज का फंक्शन किस में रहता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में। और सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हम ब्लड ग्रुप्स को जो डिटरमाइन करते हैं, क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप्स की जब हम डिटरमिनेशन करते हैं तो उसमें भी आरबीसीज का भी इंपॉर्टेंट रूल रहता है। नाउ ये देखिए कि ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। क्या है, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल्स क्या है, इनके अंदर ही जो ब्लड है वो ये जो है ब्लड सर्कुलेट होता है, यहीं से ब्लड फ्लो करता है किसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर। तो इस ब्लड वेसल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो ब्लड एलिमेंट्स है या फॉर्म एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे कि जो ये वाले हैं ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ये डब्ल्यूबीसीज है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स को हम कहते हैं लीकोसाइट्स। और इसके अलावा क्या है, जो रेड कलर के हैं इनको हम कहते हैं आरबीसीज,
आरबीसीज या रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स और रिथ्रोसाइट्स। नाउ इसके अलावा क्या है कि इस ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है लिपिड पोर्शन। क्या है लिपिड पोर्शन? इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो ये सारे के सारे जो ये ब्लड के जो कंपोनेंट्स है ये कहां पर प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स के अंदर। नाउ इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इसके रिलेटेड है। नाउ फर्स्ट क्या है? हीमोपियोसिस। क्या है? हीमोपियोसिस या इसको हम क्या कहते हैं? हीमेटोपियोसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है कि ब्लड की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? ब्लड की फॉर्मेशन। जब ब्लड की फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हीमोपियोसिस या हीमेटोपियोसिस। नाउ बिफोर बर्थ जब फेटस की डेवलपमेंट होती है, जब अर्ली डेवलपमेंट होती है किसकी? चाइल्ड की, उस टाइम क्या है कि ब्लड की फॉर्मेशन या हीमोपियोसिस का जो प्रोसेस है वो कहां पर होता है? वो यॉर्क सेल, जो यॉर्क सेल है कहां है? यॉर्क सेल जो है किसका? फिटस का जो यॉर्क सेल है, तो उस यॉर्क सेल में सबसे पहले हीमोपियोसिस या हीमेटोपियोसिस का प्रोसेस यहां स्टार्ट होता है। उसके बाद लेटर स्टेजेस में बिफोर बर्थ the process of formation of blood occurs in yolk sac of the fetus, and later this process takes place in liver, spleen, thymus, lymph as well as lymph nodes में भी है, जो भी fetus के लिवर, स्प्लीन, थाइमस या लिम्फ नोड होता है, यहाँ पर भी ये ब्लड की जो प्रोडक्शन है, ये ब्लड की जो फॉर्मेशन है वो टेक्स प्लेस होता है किसमें? यहाँ पर fetus के लिवर, स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड में। नाउ एक पॉइंट और है रेड बोन मैरो और सेकंड क्या है? येलो बोन मैरो। देखिए कि आफ्टर बर्थ होने के बाद क्या है? बर्थ होने के बाद कि जो ये ब्लड की जो फॉर्मेशन है, जो हीमोपियोसिस या हीमेटोपियोसिस का जो प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस कहां पर होता है? रेड बोन मैरो में। क्योंकि जो रेड बोन मैरो है ये एक प्राइमरी साइट है किसके लिए? ब्लड फॉर्मेशन के लिए। ब्लड फॉर्मेशन के लिए प्राइमरी साइट है और थ्रू आउट लाइफ में फिर रेड बोन मैरो जो है मेन सोर्स रहता है किसके लिए? ब्लड फॉर्मेशन के लिए। और जो ही जो है एजिंग आती है, जो ही जो है एडल्ट हो जाता है, तो जब जो है इस चाइल्ड से जब ये एडल्ट पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या है कि जो रेड बोन मैरो के अंदर जो कैपेसिटी रहती है किसके लिए? ब्लड फॉर्मेशन के लिए या ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए वो डिक्रीज हो जाती है। तो बाद में जो रेड बोन मैरो है, ये ओल्ड एज की बात कर रहा हूं मैं, ओल्ड एज की बात करता हूं मैं, फिर रेड बोन जो मैरो है ये रिप्लेस हो जाता है किससे? येलो बोन मैरो से। क्योंकि येलो बोन से मैरो जो है अब ये एक्टिव नहीं रहता है किसके लिए? फर्दर जो है आरबीसीज या रेड ये जो ब्लड सेल्स है की जो प्रोडक्शंस में फिर ये एक्टिव